नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 28 तारीख से पेट का एग्ज़ाम यूपी में शुरू हो रहा है। तो उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक के अंतर्गत जारी किया गया? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शेर शाह। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शेर शाह के द्वारा जो है सबसे पहले रुपया नामक सिक्का चालू किया गया और इसी ने भारत में जो है मध्यकाल में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। जीटी रोड का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए है हसन निजामी, ऑप्शन बी है उतबी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन डी है चंदबरदाई। इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिरदौसी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिक्रिता, ऑप्शन बी है पलाशनी, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है ऋजुपालिका। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारी ऋजुपालिका नदी सही हो जाएगी, जहाँ पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसमें जो है महावीर स्वामी जो है जैन की 24वें तीर्थंकर थे। और यहाँ पे जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो कैवल्य के नाम से जाना जाता है। प्राचीन पत्थर पुहार किस तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है ताम्रपर्णी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है पेरियार, ऑप्शन डी है वैगाई। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कावेरी नदी के तट पर प्राचीन पत्थर पुहार स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है हमारा बुदिहाल, ऑप्शन बी है हमारा संगनकल्लू, ऑप्शन सी है हमारा कोल्डिहवा और ऑप्शन डी है हमारा ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। संगनकल्लू जो कि मैसूर में कर्नाटक में स्थान है, वहाँ पर हमें नवपाषाण काल स्थलों में राख का टीला प्राप्त होता है। कोल्डिहवा दोस्तों यह इलाहाबाद में है, आपको इसे भी याद रखना है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ऐसे पहले माना जाता था, लेकिन अभी माना गया है लहुरा देव में जो चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह यहाँ से भी प्राचीन है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम बार चुनाव के तत्व प्रारंभ हुए? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा होती है। दरअसल में उस टाइम जो है एक कार्यकारी परिषद होते हैं। 1892 के अधिनियम के द्वारा उसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 किया जाता है। और यहाँ पर कुछ सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। हालांकि वहाँ पर उसके लिए मनोनीत शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन वह चुनाव की पहली प्रक्रिया हमें भारत के अंतर्गत दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन बी है सरकार की सत्ता की कटौती, ऑप्शन सी है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और ऑप्शन डी है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। आप सभी को पता है दोस्तों, गांधी जी ने जो है 24 मार्च 1930 को है दांडी यात्रा लेकर के शुरू करते हैं। और वहाँ जो 24 दिनों की यात्रा के पश्चात जो है 12 अप्रैल 1930 को जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे अपनी मुट्ठी से नमक बना करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना था। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1901 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1902 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1905 सही हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन मिला?
ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बेलगाम, ऑप्शन सी है कराची और ऑप्शन डी है बनारस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बनारस के अधिवेशन में जो है दोस्तों, जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चलाया जाना था उसके लिए हमें अनुमति मिलती है। और इस आंदोलन के जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है, जिससे आप सभी परिचित होंगे। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति के मृत्यु के उपरांत उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली है। तो आप सभी को पता है कि जो हड़प नीति के अंतर्गत ऐसे अब जिनके जो है सगे बेटे नहीं थे या जिनके मतलब अपने रानियों के द्वारा प्राप्त पुत्र नहीं थे, जिन्होंने गोंद लेकर के उन्हें राजा घोषित किया गया था, ऐसे राज्यों का आधिपत्य का कार्य करने शुरू किया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसका कार्यकाल दोस्तों 1848 से लेकर के 1856 तक था। और इसके द्वारा झांसी और अन्य जगहों के राज्यों को हड़पा गया था। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है यांगत्से और ऑप्शन डी है हुआंग हो। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यांगत्से नदी दोस्तों चीन में बहती है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। दरअसल में दोस्तों यह विश्व के स्तर पर तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व के स्तर पर सबसे पहली जो लंबी नदी है वो नील है, दूसरा अमेजन है और तीसरा यांगत्से नदी आती है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम अपने। बृहत ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, जब रात बहुत ठंडी होती है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बृहत ज्वार तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। और सबसे कम ज्वार तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो है वह भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और पाकिस्तान से होते हुए यह पश्चिम उत्तर भारत में प्रवेश करता है। इसके द्वारा राजस्थान, पंजाब या हमें जो ठंडियों में वर्षा प्राप्त होती है वह इसके द्वारा होती है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारत अवस्थित है या लोकेटेड है? अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो भारत की अवस्थिति है वह, क्योंकि यहाँ पे सारी जगहों पे सेम है, तो भारत की अवस्थिति तो सेम है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ही है और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ही है। आपको यह चारों ऑप्शन में सेम दिखाई दे रहा होगा। लेकिन भारत एक्चुअल में अवस्थित कहाँ है? तो दोस्तों भारत उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। यहाँ पे हमारा भारत है, ऐसे आप इसको मान सकते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत हमारा अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या की सकल आबादी के कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 29%, बी 30%, सी 31% और डी जो है 32% है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी 31% सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, साख पत्र दिया जाता है ए निर्यातक को, बी आयातकर्ता द्वारा और ऑप्शन सी है सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा और ऑप्शन डी है जहाजी कंपनियों को। तो यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमें साख पत्र या क्रेडिट कार्ड जो है यह आयातकर्ता को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है नोएडा में। यहाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में और इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई थी, किस सरकार के समय लाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ गुरडाल मीनार के द्वारा यहाँ पर जो था प्लान, रोलिंग प्लान लाया गया था और यह करीब 1977 के आसपास लाया था, जिस टाइम जनता सरकार की पार्टी हुआ करती थी या जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत रूप माना जाता है? M1, M2, M3 और M4 को। तो दोस्तों सबसे विस्तृत मुद्रा जो मानी जाती है वो M1 को, M3 को मानी जाती है, सॉरी, और सबसे तरल मुद्रा M1 को माना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर सबसे तरल मुद्रा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है M1, और सबसे विस्तृत मुद्रा किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा M3। और यहीं पर अगर तरलता को सजाने का क्रम आ जाए दोस्तों तो हो जाएगा M1, M2 और M3 और M4। और दोस्तों अगर यहीं पर विस्तृत मुद्रा के हिसाब से सजाने की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा M3, उसके बाद दोस्तों M2, उसके बाद यहाँ पर M3, M2, M4 एंड देन M1 हो जाएगा। M1 सबसे संकीर्ण मुद्रा है और M3 सबसे विस्तृत मुद्रा है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, ऑप्शन ए है योजना आयोग से, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन डी है वित्त आयोग से। तो दोस्तों भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है साल में एक बार। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन बी है पी.के. थुंगनाथन समिति, ऑप्शन सी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी है जी.के.बी. राव समिति। दोस्तों तो आप सभी को पता होगा जब पंचायत के चुनाव की बात आती है तो सबसे पहले बलवंत राय समिति की स्थापना की गई थी, उसके पश्चात अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे यानी सबसे पहले हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जी.के.बी. राव समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया था, तो यह जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके उन्मूलन और पुनरुद्धार से संबंधित था। और उसके बाद दोस्तों हमारा एम.एल. सिंघवी समिति स्थापित की गई थी, जिसमें जो है कार्य किया गया था किसको लेकर के, तो यह जो हमारी पंचायती व्यवस्था थी उसको लेकर के एक रिव्यू था या उसको लेकर के शुरुआत की गई थी। और अंत में हमारी पी.के. थुंगनाथन समिति की स्थापना की गई थी। और इसके मुताबिक कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्रम से सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा और ऑप्शन डी है सी है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, ऑप्शन डी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों आप सभी को पता है आर्टिकल 368 के तहत हमें संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है और संविधान संशोधन से संबंधित जो बिल है दोस्तों इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। याद रखिएगा केवल लोकसभा में लाया जाने वाला जो बिल है उसमें दोस्तों धन विधेयक और वित्त विधेयक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान और ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो शून्यकाल का समय है यह हमारे भारत का नवाचार है और इसका उल्लेख हमें संविधान में भी नहीं मिलता है। दरअसल दोस्तों शून्यकाल हमारा प्रश्नकाल के बाद का काल होता है और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिन पर केवल मौखिक उत्तर दिया जाना रहता है, ऐसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन तरफ हम आगे बढ़ेंगे। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और ऑप्शन डी है भारत एवं अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। हमारी नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 से आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक उल्लेखित हैं और हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि कहाँ से लिया गया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ब्रिटेन से लिया गया है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति
का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सरदार पटेल जो है संविधान के प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। और संघ से संबंधित जितनी भी समितियां थी उनके अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल दाब से कम, वायुमंडल दाब से अधिक, वायुमंडल दाब के बराबर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा जीव विज्ञान। यहाँ पे थोड़ा सा लिख उठा है, थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ, जीव विज्ञान नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है लिनियस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीव विज्ञान का जो नाम दिया गया था उन्हें लैमार्क द्वारा दिया गया था। और यही पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरस्तु हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और डार्विन ने दोस्तों किसका सिद्धांत दिया था? इसको आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है सेलुलोज। तो यहाँ पर दोस्तों सेलुलोज सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो छालें निर्मित होती हैं वह सेलुलोज नामक जो है कह सकते हैं कि हमारे फैट से निर्मित होती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व सेलुलोज होता है। ठीक है दोस्तों, और फलों में जो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फलों में जो मीठापन होता है, स्वाद, वह फ्रक्टोज के कारण आता है, इस बात को भी याद रखना है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हमारा फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा से और ऑप्शन डी है भूतापीय ऊर्जा से। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। दरअसल में जो फोटोवोल्टिक सेल होता है इसके माध्यम से दोस्तों हम जो सनलाइट है इसे हम इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तित कर पाते हैं और इसका उपयोग जो होता है हम सोलर पैनल में करते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है प्रकाश की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की प्रवणता की, ऑप्शन डी है खगोलीय दूरी की। दरअसल दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की मापक है, या इससे दूरी को मापा जाता है और इससे बहुत लंबी दूरियां मापी जाती है, जिसका अधिकतर प्रयोग खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। अब आगे यहाँ पे जो है मैथ के प्रश्न हैं, तो यहाँ पे इसे हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं मैथ नहीं जीएस पढ़ाता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जैनेन्द्र की, ऑप्शन सी है यज्ञ की, ऑप्शन डी है नागार्जुन की। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेमचंद्र सही हो जाएंगे। गोदान इनकी रचना है, आप सभी को पता होगा। और आपके लिए यहाँ पे एक और टास्क है, आपको अज्ञे का पूरा नाम हमें कमेंट में बताना है। देखते हैं किन किन को इनका पूरा नाम पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत दिनों बाद दिखना के लिए मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन ए है कोसों दूर होना, ऑप्शन बी है गुदड़ी का लाल होना, ऑप्शन सी है ईद का चांद होना, ऑप्शन डी है अब तब होना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईद का चांद होना, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ऑप्शन बी है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ऑप्शन डी है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी या हॉनेस्टी एक क्वालिटी है जो ह्यूमन के अंदर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अनिल अनल का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है वायु एवं अग्नि, ऑप्शन बी है अग्नि और वायु, ऑप्शन सी है हवा एवं पानी और ऑप्शन डी है आग और पानी। तो यहाँ दोस्तों वायु एवं अग्नि सही हो जाएगा। अनिल का अर्थ जो है दोस्तों वह वायु होता है और अनल का अर्थ जो होता है दोस्तों वह अग्नि होता है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्दों में पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज अंडज खग नभचर,
यहाँ पे दोस्तों पंकज गलत हो जाएगा, क्योंकि पंकज जो है कमल का पर्यायवाची है, और ये बाकी जो तीनों दिए हुए हैं यह सभी किसके हैं, तो यह सभी पंछी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन तरफ अपने आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखते हैं जी इसका क्वेश्चन आगे कहाँ से है। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये, मधुशाला किनकी कृति है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर की, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो आप सभी को पता होगा मधुशाला अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की कृति हरिवंश राय बच्चन जी की है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सरोद, ऑप्शन डी है बांसुरी। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तबला का संबंध उस्ताद जाकिर हुसैन से है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। पंछी की जनसंख्या बढ़ाकर, वनोरोपण करके, वनस्पति हटाकर, ऑप्शन डी है अतिचराई करके। तो आप सभी को पता है दोस्तों वनोरोपण के द्वारा जो है हम भूक्षरण को रोक सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी किया जाता है, इस बात को आप सब याद रखिएगा। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। यहाँ पर आप सभी को सही होगा गोवा। माले किसकी राजधानी है। ऑप्शन है अल्जीरिया, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है मॉरिशस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा मालदीव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति को अपना पद सौंप सकते हैं, अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और राष्ट्रपति का जो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है वह आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति के लिए शपथ जो है दोस्तों वह 60 में है, आर्टिकल नंबर 60 में है, और आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग, और आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान देने की शक्ति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं, और इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों, तो चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बैठक में भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यह मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी, नहीं दोस्तों यह दूसरी बैठक थी, यह गलत हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, केवल एक। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है दोहा में, ऑप्शन बी है जिनेवा में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है काबुल में। दोस्तों यहाँ जिनेवा में इसका आयोजन किया गया था। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 नवंबर को, ऑप्शन बी है 10 नवंबर को, ऑप्शन सी है 11 नवंबर को, और ऑप्शन डी है 12 नवंबर को। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नवंबर को जो है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। जी नहीं, गलत हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। कौन किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, बिल्कुल सही है। संसद के अधिनियम ने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित किया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही हो जाएगा। इसकी स्थापना लॉर्ड इरविन ने नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है, या किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1999 कारगिल युद्ध में मिली जीत, ऑप्शन बी है संविधान सभा का गठन, ऑप्शन सी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत,
ऑप्शन डी है भारत का परमाणु परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जो हमें विजय मिली थी, उसी के उपलक्ष्य में हम विजय दिवस मनाते हैं और यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 49वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने जो है दोस्तों शपथ ली है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है केरला, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तमिलनाडु की मूल रूप से हैं कमला हैरिस, जिन्होंने 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारत की हैं और उन्होंने अमेरिका की शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। यह संहिता संबंधित है दक्षिणी चीन सागर में संसाधनों के उपयोग से। ऑप्शन बी है अफ्रीका के लोकतंत्र में होने वाले नुकसान को बचाने से, जिबूती के आतंकवादियों को सुरक्षित करने के लिए, हिंद महासागर में समुद्री चोरी को रोकने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंद महासागर में जो चोरी होती थी उसे रोकने के लिए जिबूती आचार संहिता बनाया गया है और इसमें भारत जो है अभी एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, ऑप्शन सी है सतत पर्यावरणीय पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, ऑप्शन डी है जीबीपी राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण और सतत विकास संस्थान को। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सतत पर्यावरणीय पारिस्थितिकी विकास रिपोर्ट सोसाइटी को यह दिया गया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 में किस वर्ष 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द किसे नामित किया है? ऑप्शन ए है आधार, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी है नारी शक्ति और ऑप्शन डी है कृषि। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आत्मनिर्भरता को ईयर ऑफ द वर्ल्ड इन हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ऑप्शन है 335, ऑप्शन बी है 338, ऑप्शन डी सी है 340, ऑप्शन डी है 342। दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति के बारे में पूछ रहा है तो आर्टिकल नंबर 338 सही हो जाएगा, जहाँ पे ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 338। और यहीं पे आपको बता दूं जो आर्टिकल 338 और ए है यह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और जो आर्टिकल 340 है यह ओबीसी आयोग से संबंधित है। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो है हमारे केवल जो है गद्यांश दिए गए हैं और कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको यहाँ पे सॉल्व कराना संभव नहीं है। तो मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।